क्या वेल्थ क्रिएटर्स या उद्यमी या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इस देश के दुश्मन हैं? वो देश का भला नहीं चाहते, वो जो रोजगार क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वो नुकसान कर रहे हैं, या वो सिर्फ मुनाफा वसूली मुनाफाखोरी कर रहे हैं? क्योंकि ये बात बार बार चर्चा में आ रही है। राजनीतिक परिदृश्य में आपने सुना होगा पिछले कुछ सालों से कि अडानी अंबानी का नाम लिया जाता है और वेल्थ क्रिएटर्स को एक तरीके से इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि उनकी छवि ये बनती है कि वो देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, और वो एक ऐसी इमेज बनती जा रही है जिसके बारे में बार बार लोग सवाल पूछते हैं कि ये बात क्यों उठती है। जिन्होंने 40-50 सालों में टाटाज हैं, बिरलाज हैं, गोयनकाज हैं, सिंघानियाज हैं, अडानी है, अंबानी है, इन्होंने पिछले 150 सालों में न सिर्फ वेल्थ क्रिएट की है, बहुत देश के विकास में हिस्सा लिया है। लाखों लोगों को आज भी नौकरियां उन्हीं के यहाँ मिलती हैं। सरकारी नौकरी 97 लाख है खाली, करोड़ों लोगों की नौकरियां प्राइवेट जॉब्स चलती हैं, तो बहुत अच्छी चल रही हैं, और हर दिन जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। स्टार्टअप्स 1 लाख से ज़्यादा हैं इस देश में, वो जॉब क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उनकी आलोचना की जाती है। अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले संसद के अंदर राहुल गांधी ने एक चक्रव्यूह की उपमा देते हुए एक संदर्भ रखा और उसमें 6 लोगों का नाम लिया। उसमें 2 उन्होंने A2 बोलिए या अडानी अंबानी बोलिए, जो भी उन्होंने कहने की कोशिश की। तो आज हमने सोचा इस पर चर्चा की जाए कि दरअसल ये बात जिक्र बार बार क्यों आता है, क्यों ऐसा बोला जाता है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है वास्तविकता, दर्शक जानना भी चाहते हैं। क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने CII के एक इवेंट में इस बात को रेखांकित करते हुए जवाब भी दिया कि मैं ये मानता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर, बड़े इंडस्ट्रीज इस देश को विकसित भारत बनाने में, आगे बढ़ाने में बहुत तगड़ा योगदान कर रहे हैं। एक बार उनकी बात सुनते पहले। मैं इंडस्ट्री को, भारत के प्राइवेट सेक्टर को भी विकसित भारत बनाने का एक सशक्त माध्यम मानता हूं। मैं आप जैसे साथियों को, वेल्थ क्रिएटर्स को भारत की ग्रोथ स्टोरी का प्रमुख ड्राइविंग फोर्स मानता हूं, और मैं लाल किले से भी गर्व के साथ इसका जिक्र करने में संकोच नहीं करता हूं। साथियों, पूरी दुनिया की नजर आज भारत पर है, आप सब पर है। इसके बाद पार्लियामेंट के अंदर बजट पर चूंकि चर्चा चल रही, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहुत करारा जवाब दिया राहुल गांधी के उस स्टेटमेंट का, उस वक्तव्य का पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने बहुत गंभीर बातें कही हैं और बहुत कड़े शब्दों में इन बातों को रखा है। पहले एक बार सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Entrepreneurship itself is being made a villain, sir, which is a shame. Hard-working entrepreneurs are building this country. The conspiracy is to end India's entrepreneurship culture, even if before it fully blooms, and thereby hitting at the Indian core backbone, which is the entrepreneurship, small and medium units, and enterprise is what is building India. Negativity is being spread in society towards all those who do business, and this hatred for business and wealth creators is spilling everywhere. There is a conspiracy to send a message to the entire world that India is not safe for investors, sir, and this is not good. Rumors are being spread that Indian institutions cannot guarantee security to foreign investments, which is really a sad situation, sir. Strategic instability, economic instability, and political instability. Some forces are working to create this kind of an image of India, and we should all fight together that this kind of a instability building people should be told a lesson. बहुत कड़े शब्दों में कहा, इसका हिंदी में मतलब बताया। तो उन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योर्स को बदनाम किया जा रहा है, उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, और उनकी ऐसी पिक्चर पेंट की जा रही दुनिया के सामने कि जैसे वो बहुत ही नेगेटिव काम कर रहे हैं, उनकी छवि नेगेटिव बनाई जा रही है, जिससे कि निवेश को दिक्कत हो जाए। ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है और इसमें मिली भगत है। MSME सेक्टर्स में जो लोग काम कर रहे हैं, जो वेल्थ क्रिएशन काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी छवि भी खराब की जा रही है। इससे पहले राहुल गांधी ने, आपको मैंने बताया कि उन्होंने
लोटस फॉर्मेशन के एक चक्रव्यूह की बात कही थी कि 6 लोग आज देश को कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो 4 तो छोड़ देते हैं उसके पॉलिटिकल वाले, लेकिन 2 जिनको A2 बाद में कह दिया गया था, अडानी अंबानी, वो एक प्रतीक के तौर पे है इंडस्ट्री के लोगों के लिए। इस तरह की बात कही गई। मैं इसी को आज चर्चा में रखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि बार बार उनको टारगेट में क्यों लिया जाता है। क्या इंडस्ट्रियलिस्ट इस देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जॉब क्रिएट नहीं कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उनका, और इस देश में ये क्या नैरेटिव्स चल रहा है, इसकी बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र तनेजा जी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुल अभिजीत और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभम भट्टाचार्य, विजय त्रिवेदी जी और वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा जी लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं अंशुल जी आपसे। वित्त मंत्री जी ने बहुत कड़े शब्दों में कहा कि इंडस्ट्रियलिस्ट की, एंटरप्रेन्योर्स की इमेज खराब की जा रही है, उनको बदनाम किया जा रहा है और ऐसी पिक्चर दुनिया के सामने पेश की जा रही है कि भारत में कैपिटल ना आए। क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? नहीं, जो अर्थव्यवस्था के जो दुश्मन हैं वो सरकार की योजनाएं हैं। आपको याद होगा कि हम ही एक जो निजी क्षेत्र में जो इतना निवेश हो रहा है वो हमारे ही सुधार के बाद हुआ था। जो 91 में सुधार आया था, उसके पहले कैसी अर्थव्यवस्था थी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो जब हम नई एक अर्थव्यवस्था लेके आए और उसको फल भी मिला, जीडीपी ग्रोथ रेट 8% हुआ। ये अलग बात है कि इस सरकार आते ही वो जीडीपी ग्रोथ रेट विकृत हो गया, डीमोनेटाइजेशन के बाद, जीएसटी के बाद, कोविड के बाद। वो एक अलग एक समस्या है और उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन हम जो ये बड़े पूंजीपति हैं इनके खिलाफ नहीं है, निजी निवेश के खिलाफ नहीं है, हम योजनाओं के खिलाफ हैं जो इनको सिर्फ ही तवज्जो देते हैं, जैसे बताइए। मैं आपको बताता हूँ, आपका 10 से 15 करोड़ अगर लाख करोड़ अगर लोन है, अगर आप राइट ऑफ कर देते हैं, आप कॉर्पोरेट टैक्स कम कर देते हैं ये सोचकर कि ज्यादा निवेश होगा हमारी अर्थव्यवस्था में, लेकिन होता नहीं है। अंत में ये अंजाम होता है, ये निष्कर्ष होता है कि डीलिवरेजिंग कर देती है, वो अपना एक तरह से डेट कम करते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था की क्या समस्या है? अर्थव्यवस्था की ये समस्या है कि यहां पर ना उत्पादन हो रहा है ना मांग है। पहले मांग नहीं है क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद आपने मांग बिल्कुल ध्वस्त कर दी। जो आपने एमएसएमईज की बात की, उसमें जो सूक्ष्म उद्योग हैं, जो माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं, वो बिल्कुल बर्बाद हो गए। वो तो है ही नहीं, वो तो सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं। जो है उनको खत्म कर दिया आपने। और जब आप मांग खत्म कर देंगे, और आप जानते हैं मांग तो एक अर्थव्यवस्था का इंजन होता है सबसे बड़ा, और जीडीपी का सबसे बड़ा योगदान मांग होता है, वो आपने खत्म कर दिया। आपने बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनको आपने बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया। आपका जो रेपो रेट था वो 4% था, उन्होंने लोन लेना शुरू किया, अपने कर्ज को सेटल करना शुरू किया, डीलिवरेजिंग हुई, लेकिन निवेश नहीं किया। इसीलिए आप बार बार कह रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इतनी कम क्यों है, बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या क्यों है। आखिर बजट में आपने इस बात में ध्यान नहीं दिया। बजट में आखिर इतने साल बाद उन्होंने स्वीकार तो किया कि एक मुद्दा बेरोजगारी का बहुत गंभीर समस्या है। अंशुल सुनो ना, पॉइंटेड बात करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि सरकार इन 2 इंडस्ट्रियलिस्ट को या इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा पहुंचा रही है और उससे देश का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, यही आरोप है ना? हर दिन अडानी अंबानी आप लोग बोलते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जिनका नाम लिया गया, अडानी और अंबानी, वो एक प्रतीक बन जाते हैं सरकार की गलत योजनाओं पे, उनकी तरफदारी पे, जब सारा कुछ उन्हीं को दिया जाता है। और आप जानते हैं जितने भी पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, एयरपोर्ट्स हैं, और जितना भी एक तरह से जितना इनको प्रोत्साहन मिल रहा है कुछ लोगों को छोड़कर, और निवेश नहीं हो रहा है। आप जितने भी आप स्कीम्स ला रहे हैं, ये बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके लिए ला रहे हैं। ये बेरोजगारी कौन सी स्कीम उनके लिए लाई गई, बताओ ना उनको जरा। ये जो कौन सी स्कीम उनके लिए लाई गई, तनेजा से जवाब। अरे आपने जब कॉर्पोरेट लोन कम कर दिया, आपने ये बात तो सच है ना कि कॉर्पोरेट आपने जितने लोन कम कर दिया, कॉर्पोरेट टैक्स था वो आपने कम कर दिया। टैक्स कम, लोन ये बार बार आप क्यों मैंने आपको बताया ना कि मैंने क्या इस सरकार ने इन लोगों के लिए क्या किया। आपने कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया। आपने जो लोन्स राइट ऑफ किए वो 10 से 15 लाख करोड़ के थे। क्यों राइट ऑफ किए थे, पहले तो ये बताओ, राइट ऑफ क्यों किए उन्होंने? जो एलपीए नहीं, इसलिए राइट ऑफ किए। आप बताइए ना,
आप इतने ज्यादा लोन्स राइट ऑफ किए, आप क्यों मुझे बताइए किए? कि रोजगार के लिए आपने क्या किया? अरे अंशुल भाई प्लीज यार सुनो ना, कतार में अंशुल दर्शकों की मदद करते हैं हम लोग, बैठे हैं यहाँ पे, हम लोग अपने ज्ञानवर्धन के लिए थोड़ी बैठे हैं, हमको पता है दर्शक ये जानना चाहते हैं आपका लोन राइट ऑफ कर दिया, क्यों किया लोन राइट ऑफ? आपको मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हाँ। यहाँ पर अर्थव्यवस्था में और जो योजनाएं बन रही हैं वो सिर्फ ऐसे नहीं नहीं लिए ऐसा बन नहीं, रही हैं बात क्या जो समझ बड़े गया, मैं समझ गया कि ऐसी योजनाएं बन रही जो खाली उद्योगपतियों को फायदा कर रही हैं, राइट, मान लिया आपकी बात। अब मेरे को आप बताओ लोन राइट ऑफ क्यों किया इस सरकार ने? अब देखिए क्यों किया। आप 10 से 15 लाख करोड़ अगर आप राइट ऑफ कर देते हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों की, तो इससे किसको फायदा होता है? क्यों किया, मैं यही तो पूछ रहा हूं सर, क्यों किया? अरे मैं क्यों किया? अरे आप कर्ज लेते हैं, आप ओके, आपने इंटरेस्ट रेट 4%, रेपो रेट आपका बहुत दिन तक 4% था, उससे आप लोन्स लेते हैं। हाँ। वैसे भी कम इंटरेस्ट रेट्स पे आप लोन ले रहे थे, और सरकार ने ये समझा 4% लोन कब था? 4% पे कब लोन मिल रहा था इंडस्ट्री को, मुझे ये बताइए आप। नहीं, अगर आपका रेपो रेट 4% था, इसलिए इंडस्ट्री को 4% पे लोन मिल रहा था। अभी रुको ना, एक बात। नहीं, आप ये मुझे बताइए, एक मिनट, आप एक बार हस्तक्षेप नहीं, मैं जो पूछा वो बताइए। आपने कहा 4% पे लोन मिल रहा था इंडस्ट्री को, इसलिए इंडस्ट्री ने खूब लोन लिया, ठीक है, लोन ले लिया 4% पे, अब राइट ऑफ क्यों करना पड़ा? देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर को और बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा इसलिए दिया जाता है ताकि वो निवेश करें। अरे नहीं अंशुल भाई, बात को घुमाओ मत, देखो बात को घुमाओ मत, मैं बहुत सरल आदमी हूं। सारा सरकार की लोन राइट ऑफ क्यों किया इस सरकार ने, मेरे को ये बताओ आप। आपने कहा कि लोन राइट ऑफ किया 15 लाख करोड़ का, क्यों किया इन्होंने? वो तरफदारी की ना, आपने किसानों के कर्ज माफ किए, उससे इनको क्या फायदा हुआ? उससे इनको क्या फायदा हुआ? सरकार को क्या लाभ है किसी 15 लाख करोड़ लोन राइट ऑफ करने का? बताइए क्या फायदा उनका? बार बार बड़े बड़े पूंजीपतियों की अगर आप तरफदारी कर रहे हैं, और भाई इतना ही क्यों, वन संरक्षण आप ले लीजिए, ऐसा आप कानून लाए जिसमें आपने जितने भी जंगल हैं बड़े बड़े कारोबारियों के हवाले कर दिए। कौन सा जंगल कानून आप ला रहे हैं? कौन सा जंगल? अरे आपने वो वन संरक्षण कानून है, कौन सा जंगल? उसमें आप लैंड यूज बिल्कुल आप बदल दे दे। कौन सा जंगल? अरे आपने और भी देखिए, आप बार बार ऐसे मत बोलिए, आप बात सुन लीजिए। अरे सर मैं देखिए अंशुल भाई एक 10 सेकंड के लिए रुको आप। जब नहीं, आप बार बार हस्तक्षेप करेंगे, हस्तक्षेप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक विषय से दूसरे विषय पे जंप जा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ लोन राइट ऑफ क्यों किया, तो आप पहुंच गए वन संरक्षण पे, जंगल सबको दे दिया। आप बताओ कौन सा जंगल किसको मिला और क्या किया उस जंगल में लोगों ने? आपने वो कानून पढ़ा है और जो तब्दीलियां उसमें आई हैं, किसको मिला ये बताओ ना, तब्दीली छोड़ो ना, किसको दे दिया जंगल? अडानी जी को कौन सा जंगल मिला, अंबानी जी को कौन सा जंगल मिला, और उन्होंने क्या बनाया जंगल में? आप गिन लीजिए कि कहां बड़े पूंजीपतियों को कितना कुछ मिला है सरकार के लिए, और जो सबसे पीछे आते हैं, जो पिछड़े, जो शोषित वर्ग होते हैं, जो बिल्कुल गरीब है, और यहाँ जानते हैं गरीब एक स्थिति जो यहाँ पर व्यापक है, उनको कितना मिला? इस बजट की बात, किसको क्या मिला की चर्चा कोई हम आगे बढ़ाना चाह रहे, पॉइंट बाय पॉइंट। अभी रुको भाई, अंशुल भाई आप बिल्कुल तैयारी करके नहीं आए सर, आपको मालूम था विषय कि हम इस पे बात करने वाले हैं, आप बता नहीं पा रहे हैं। तनेजा से पूछ, तनेजा जी। आप ये ऐसे मत करिए। सबसे पहले तो मैं बताता हूं, वन संरक्षण कानून में यहाँ पर बिना पूछे, वहां पर जो समुदाय है बिना पूछे आप हवाले कर सकते हैं, उसका लैंड यूज चेंज कर सकते हैं। तो उसका फायदा किसको मिलेगा? आपको बताऊं मैं, आप किसका फायदा किसको सुनो ना, अरे अंशुल भाई सुनो ना सर, अरे अंशुल भाई सुन लो यार, आप प्लीज फैक्चुअली करेक्ट रहो। जब आपकी सरकार थी तो एक उड़ीसा में बहुत बड़ा सा लांजी प्रोजेक्ट लग रहा था जो विवादों में आया था, वो वेदांता लगा रहा था। वो तो 2P2 के जमाने की बातें, आप चले गए, जंगल कानून बदल गया, वहां पे कॉपर की खुदाई करेंगे, ये सब पुरानी बातें छोड़ो ना, आप लेटेस्ट में आप बता नहीं रहे मेरे को कुछ। कानून आ रहे हैं, अभी उधर जाएंगे तो उधर से जंगल कानून बदला जाएगा। अरे ये सरकारी कानून है भाई। अरे दादा आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। अभी रुको यार, आप जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हो उनसे भी पूछते हैं। तनेजा जी 2 आरोप पहले एक एक करके जवाब दीजिए। आप लोगों ने उद्योगपतियों को आप फायदा पहुंचा रहे हैं, आपने उनका लोन माफ किया, क्यों किया, क्यों पहुंचाते हैं आप अडानी अंबानी को इतना फायदा क्यों पहुंचाते हैं? देखिए नीरज जी, मैं सुन रहा था कांग्रेस के जो हमारे साथी अंशुल जी को। अब अंशुल जी तो चक्रव्यूह में फंस गए, अपने ही चक्रव्यूह में, खुद का बनाए में, है ना, किसी और ने नहीं बनाया था। राहुल जी को बड़ा पसंद है ये शब्द चक्रव्यूह आजकल।
ये फंस गए, किसी चीज का जवाब नहीं दे पर। प्रश्न ये उठता है कि कुल मिलाकर के इन्होंने कहा कि 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म जिसकी इन्होंने दुहाई दी, अरे भैया वो आपने नहीं किए थे, वो अलग कांग्रेस थी, वो पीवी नरसिम्हा राव थे जिनको आप ओन ही नहीं करते, आपने तो उनको डिसोन कर दिया। तो आप वो तो उन्होंने किया था। कांग्रेस की जो सोच 70 की थी और 80 की थी, वो ये सोच थी कि कुल मिलाकर के देश के अंदर जो है, जो वो वर्ग जो देश के अंदर उद्यमी कहलाता है, जिसको कुछ लोग पूंजीवादी बोलते हैं, उसके प्रति जो है इनके अंदर घृणा थी। इन्होंने कुछ इस तरह की संस्कृति 50 और 60 और 70 के दशक में बनाई। शायद 50-60 के दशक में कुछ हद तक वो ठीक भी हो सकती है। इस तरह की संस्कृति बनाई कि जो भी व्यक्ति वेल्थ क्रिएट करता है या उद्योग लगाता है, वो भ्रष्ट है, वो देश का दुश्मन है और वो गरीब आदमी का शोषण करता है। ये संस्कृति और ये सोच उसके ये जन्मदाता है इस देश के अंदर। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जब तक मनमोहन सिंह जी थे तो उन्होंने इनको ऐसे कांग्रेसियों को दूर रखा, इनको अंदर नहीं घुसने दिया। इस तरह की बात उन्होंने नहीं करने दी क्योंकि वो कांग्रेसी नहीं थी, वो एक टेक्नोक्रेट थे। और पीवी नरसिम्हा राव तो इनको दिल्ली के बाहर रखा था, आप सब जानते हैं। वो कांग्रेस ये नहीं है, ये कांग्रेस वापस 70 के दशक वाली है, 60 के दशक वाली है, जिसकी सोच जो है आप उसको अल्ट्रा लेफ्ट बोले, लेफ्ट बोले, वामपंथी बोले, ये वो है। कुल मिलाकर के ये कभी जाति के नाम पे, कभी ये गरीब का नाम लेकर के ये फैला रहे हैं कि अगर जो देश में जितने वो लोग जो उद्यमी हैं, चाहे वो विप्रो जिन्होंने बनाए या जिन्होंने इन्फोसिस बनाई या तमाम आज जो है स्पेस टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, फार्मास्यूटिकल में आ रहे हैं, ऐसी ऐसी दवाइयां बना रहे हैं जो आज जो हिंदुस्तान को कहा जा रहा है ये तो वर्ल्ड की फैक्ट्री बन गया है दवाइयों की, और पूरी दुनिया की नजर भारत में है। एप्पल जैसी कंपनियां भारत में आकर के आज जो है निवेश कर रही है भारी मात्रा में। इनका ये कहना है, चाहे आप एप्पल हो, चाहे आप अडानी हो, चाहे आप जो है नारायण मूर्ति हो, चाहे विप्रो हो, या तमाम जो नए लोग आए हैं जो कि आज इन्होंने झोंपड़ी से क्या अपने गैराज से शुरू किया और वो आज उन्होंने हजारों जॉब क्रिएट कर दे, ये सब देश के दुश्मन हैं। ये सब जो लोग खतरनाक लोग हैं। ये सोच, जो सोच अभी हम देश में खत्म नहीं कर पाए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कोशिश करी, नरसिम्हा राव जी ने कोशिश करी, ये उस सोच को वापस ला रहे हैं, उस बीमारी को वापस ला रहे हैं। देखिए, आपका मुझे पता है आपको हर हालत में सत्ता में आना है, कभी आप ये कहें कि भाई जाति के नाम पे लाना चाहते हैं, लेकिन कम से कम ऐसा तो मत करिए जिसको पूरी दुनिया टकटकी लगा के देख रही है कि भारत कब जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। आप उन्हीं को निशाना पे ले रहे हैं। ठीक है, आप उनको भारत रत्न नहीं दे सकते, आप उनको कोई पद्मा अवार्ड नहीं दे सकते, तो कम से कम उन्हें ये तो मत बोलिए जो आप बोल रहे हैं। आपने एक बात का जवाब नहीं दिया, लोन राइट ऑफ क्यों किया आप लोगों ने? देखिए, बात सुनिए, पहली बात तो ये है कि ये लोन राइट ऑफ का ये कहने का कोशिश कर रहे हैं कि साहब वो माफ कर दिया गया, अब उनको जिंदगी में कभी वो पैसा देने की जरूरत है। ये परिभाषा ये इन लोगों ने जनरेट करी है, जबकि लोन राइट ऑफ का इन्हें मतलब ही नहीं पता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब भी कॉर्पोरेट एंटिटीज होती हैं और पूरे विश्व के अंदर ये एक इकोनॉमिक और बैंकिंग टर्म है, तो इस तरह की चीजें होती है। क्या इनके समय में नहीं था? क्या कोई भी जो है ये 60 के दशक में नहीं था? और ये भी सत्ता में जहां राज्यों में रहते हैं, यहाँ भी क्या ये कोशिश नहीं करते कि लोग वहां पे आए? उसके लिए जो फैसिलिटेशन की जरूरत है, क्या उसकी कोशिश नहीं करते? देखिए, ये सब इनके हथियार हैं, लोन राइट ऑफ। कुल मिलाकर के इनको जहर फैलाना है, जहर ये फैलाना है। जी तनुजा जी, एक जवाब इनसे और ले लेते हैं, फिर अपने मेहमान चलते हैं। अंशुल जी बताइए साहब, उन्होंने तो इतना लंबा चौड़ा जवाब दे दिया आपको कि जो जॉब क्रिएट कर रहे हैं, जो वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, आप उन्हें टारगेट कौन सा जॉब क्रिएट कर रहे हैं? उत्पादन तो ठप है, उत्पादन तो हो नहीं। बहुत दिन पिंक पेपर्स में पढ़ रहा हूं, गुलाबी अखबार में, कि ग्रीन शूट्स दिखाई देंगे। अगर मांग ही नहीं है, उत्पादन कहां होंगे तो नौकरी कहां से मिलेगी? जब लोगों के जेब में पैसा ही नहीं है। आप मुझे बताइए कि पुलिस, अरे भाई सही कराइए, 8,000 नौकरियां थी भाई, और कितने लोग आए? अरे आप बार बार हस्तक्षेप करते हैं, ये बुरी अरे आपका नेटवर्क खराब हो गया महाराज, जवाब नहीं देंगे। आपका नेटवर्क खराब, आप फ्रीज हो गए थे और फिर फ्रीज हो गए। वित्त मंत्री ने, अब ठीक है, अब ठीक है, बोलते रहिए। जब अगर आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, वित्त मंत्री जी ने ये भी कहा कि जो अंतरराष्ट्रीय निवेश है वो विकृत हो गया है, वो बुरा हो गया है। अरे एफडीआई जब नहीं आ रहा है, 16 साल में एफडीआई कहा नहीं आ रहा भाई? आप मुझे आंकड़े दीजिए। अरे आप बार आप ये कह रहे 16 साल, नहीं, आप गलत आंकड़े दे रहे हैं, इसलिए मैं अभी बताओ। अच्छा, लेटेस्ट बताओ, FY24 में कितना एफडीआई आया है?
नंबर बताओ आप। ये कहाँ से आप पढ़ के आए हैं कि एफडीआई नहीं आ रहा है, जॉब क्रिएट नहीं हो रहे हैं, उत्पादन ठप हो गया एकदम? ये कहाँ आपसे पढ़ा? डेटा दीजिए मुझे आप। ठप हो गया, एक तो नौकरियां इतनी कैसे हैं? डेटा दीजिए आपने। कैसे हो रही है? मुझे बताओ ना, डेटा नंबर बताओ। सीएमआई का जो डेटा है, बेरोजगारी दर इतना ज्यादा क्यों है? आप मुझे बताइए। आप कहेंगे नहीं, और मैं फिर कहूंगा नहीं। आप दुनिया भर में जाके भीतर जाके तो पूछिए। भाई सुनो ना, एक मिनट मेरी बात सुनो सर। अरे सर अंशुल जी सुनो ना, मैं इस देश में आरबीआई से ज्यादा ऑथेंटिक डेटा किसी का नहीं मानता हूं, चाहे कोई सीएमआई हो चाहे ना हो। उन्होंने उनका तो किया नहीं आपने। मोस्ट ऑथेंटिक नहीं इसलिए क्योंकि आप आरोप लगा रहे हो, तो आप तथ्यात्मक आरोप लगाओ। मैं तो आपको पूरा टाइम दे रहा हूं। आप जाने, आप क्या, मैं नहीं जानता आपके ऊपर। देखिए, क्या आपको पता है कौन से कानून आपने पढ़े हैं? नहीं पढ़ा, ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन जो भी है मुझे जवाब देने दीजिए, फिर औरों से जवाब ले लीजिए। अब बात तो कहने दीजिए ना। अब बड़ी अजीब बात है ये। नहीं, ये ठीक नहीं है, बड़ी अजीब बात है। एक थोड़ी सी एक वो तहजीब होती है डिबेट की। मैं भी बोल रहा हूं, तहजीब सही अंशुल जी कह रहा हूं, डेटा के साथ बात करिए आप। थोड़ा सा कम वो जवाब का उत्तर, आप डिबेट है ये आप तथ्यात्मक आरोप लगाइए ना, वो जवाब देंगे। मैं उनसे पूछूंगा, मैंने पूछा ना भी लोन क्यों राइट ऑफ किया। आप बताओ इसे कि एफडीआई नहीं आया, जीरो एफडीआई FY 24 में। एफडीआई आपका सबसे ज्यादा कमा रहा है यहाँ पर। एफडीआई, और आपने जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज है वो आकर्षित करने के लिए इतनी खराब कर दी है कि कोई करना नहीं चाहता। जो ईज, जैसे कौन सी बायलैटरल ट्रीटी खराब कर दी है? अच्छा एक मिनट भाई, पहले तो इनका नेटवर्क सही किया जाए, बीच बीच में रुक जाता है तो फिर फ्लो में मज़ा नहीं आ रही। अंशुल जी को रिकनेक्ट किया जाए, क्योंकि ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं, इनको समझना ज़रूरी है। हमारे साथ एक अर्थशास्त्री भी हैं, शुभमय भट्टाचार्य जी, आर्थिक पत्रकार हैं। शुभमय जी, क्या देश के उद्योगपति, एंटरप्रेन्योर्स इस देश के खिलाफ काम कर रहे हैं? तो ये वाला चीज काफी अजीब चीज है कि हम हमेशा, जब मैंने किसी भी देश में ऐसा डिबेट नहीं देखा है कि हम लोग डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को गाली देना। और ये किस लिए होता है, वो उसका पॉलिटिकल चीज कोई दूसरा निकाले, लेकिन इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के ऊपर। आज आप नीरज जी बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी का स्पीच का। उन्होंने कहा कि मैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि मैं लाल किले से भी वेल्थ क्रिएटर्स को शाबाशी देने में चूकूंगा नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि 2014-15 के बाद जब उन्होंने कहा था कि मैं इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करूंगा, उसके बाद ये फिर से रिटरेट करना जरूरी है, क्योंकि काफी नेगेटिव, जो आप कह रहे थे बिल्कुल नेगेटिव है कि ये एक तरह से एक अजीब चीज हो गया कि लाइक इंडिया में किस तरह से फिर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इन्वेस्टर्स नहीं करेंगे तो क्या गवर्नमेंट करेगी? गवर्नमेंट के हाथ से जो चंद पैसे आते हैं उस पैसे से निवेश होगा। ये बिल्कुल ही एब्सर्ड है। इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट होना है तो वो इन्वेस्टर्स प्राइवेट सेक्टर में ही आएंगे, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू से ही बनेंगे। और प्राइवेट सेक्टर को नकार के कि प्राइवेट सेक्टर में आज अगर किसी कंपनी का नाम पे अगर आरोप दिया जाएगा तो दूसरे दिन दूसरे कंपनी के ऊपर भी आएगा। 60-70s में बहुत ज्यादा कमेंट होता था कि टाटा बिरला के हाथ में सब कुछ चला जा रहा है। ये और उसका नतीजा हमने देखा है। इन्वेस्टमेंट तभी आता है गुड कंपनी से जब इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट सही रहता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हमने इतना ज्यादा दांव पेच में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को इतना ज्यादा सालों साल से खराब कर दिए थे कि क्रिटिकल मिनरल में बार बार माइनिंग मिनिस्ट्री ऑक्शन कर रहे हैं, कोई भी कंपनी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सारे कंपनी को पता है कि राज्य स्तर में इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस लेना बिल्कुल नामुमकिन है माइनिंग के लिए। लेकिन माइनिंग के बिना रिन्यूएबल एनर्जी में आगे चलना इम्पॉसिबल है। और माइनिंग क्रिटिकल मिनरल के बिना हम लिथियम का 90% से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। हम क्रिटिकल मिनरल्स के बिना कोई भी सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी में आगे बढ़ने की बात ही नहीं कर रहे हैं, जस्ट करनी ही नहीं सकते हैं। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन एक सिर्फ मुंह बोली रह जाएगा अगर हम अपने डोमेस्टिक सप्लाईज चेन को सेट नहीं करेंगे। लेकिन बार बार अगर, और इन चीजों में खासकर इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म है, माइनिंग, पोर्ट्स,
इन सभी चीजों में इन्वेस्टर्स को स्टडी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट चाहिए। लेकिन उसमें अगर इन्वेस्टर्स को अगर डराया जाए कि हम जब आएंगे तो हम आपके जो अभी का जो पॉलिसीज है उसको हम रिकंसिडर करेंगे, उनके ऊपर हम चिंतन करेंगे, उनको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, तो आप भूल जाइए कि इन्वेस्टर्स कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे। वो सिर्फ कुछ ना कुछ लोकल इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। लॉन्ग टर्म मेजर इन्वेस्टमेंट जिसके अभी बात कर रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वो बात करते कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे, सच में नहीं आएंगे अगर इस तरह का डिस्कशन अगर शार्प बनता रहे दिन पर दिन। जी, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा खतरनाक एक जिसे कहते हैं एक ट्रेंड डेवलप। देखिए, अगर देश की मेन अपोजिशन पार्टीज इस तरह का माहौल बनाएंगी तो इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव पिक्चर जाएगी कि यार इस देश में तो निवेश करेंगी ना करें। क्योंकि अगर आपको बड़ा पैसा चाहिए, वैसे जानकारी के लिए बता दूं अंशुल जी, $71 बिलियन का FDI आया FY24 में, रेफरेंस के लिए खाली $71 बिलियन। लेकिन अगर ये सब चीज़ चलती रही जो शुभमो जी कह रहे हैं ना कि इससे माहौल ख़राब होगा, और उस माहौल ख़राब से बहुत सारी चीज़ें अलग अलग बदलेंगी। लेकिन ये बात बार बार पिछले 4-8 सालों में हम लोगों ने देखा कि इंडस्ट्रियलिस्ट को टारगेट करो, इंडस्ट्रियलिस्ट को टारगेट करो। विजय जी, क्या एक बहुत आसान वोटरों को रिझाने का तरीका बन गया है ये कि उद्योगपतियों को गाली दो, भले ही उनके यहाँ नौकरी करते रहो, उनकी शादी में दावत खाने चले जाओ, लेकिन गरियाओ उनको सुबह शाम। जी नीरज जी, जो तनेजा जी ने बात की, अंशुल जी ने बात की, मैं समझ रहा हूं कि कांग्रेस को ये आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है कि आप एक वोटर को मोटे तौर पर ये समझाएं कि भाई हम इंडस्ट्रीज के खिलाफ हैं, इसका मतलब हम आपके साथ हैं। पहली बात, ये जो मसला है कि सरकार के जो भी फैसले हैं उसको तो अलग से बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस को ये तय करना है कि क्या वो वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ है पॉलिसी वाइज। अब आप कहते हैं A1 A2 जो भी हैं, अडानी साहब हैं, अंबानी साहब हैं, दोनों आपके मित्र हैं, इसलिए मुझे वैसे भी खराब लगता है कि उनकी आलोचना की जाए। लेकिन A1 A2 की बात करते हैं तो अभी कहा गया कि नहीं वो प्रतीक के तौर पर है, प्रतीक के तौर पर है तो और भी गंभीर बात है। इसका मतलब आप सारे इंडस्ट्रीज जो हैं, जो सारे वेल्थ क्रिएटर्स हैं, उनके खिलाफ है। ये मतलब हुआ ना, आप केवल A1 A2 के खिलाफ नहीं, आप वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ है। फिर दूसरा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस कई हिस्सों में चल रही है क्या। ये अडानी अंबानी बहुत इलेक्शन से पहले भी चलता रहा, बाद में भी चलता रहा, और उसमें हमने देखा जिस पर चर्चा हुई थी भाई ये मोरल हाई ग्राउंड तब क्यों नहीं होता जब राजस्थान में आप अडानी के साथ प्रोजेक्ट करते हो, छत्तीसगढ़ में आप अडानी के साथ प्रोजेक्ट करते हो शेयर, और अभी रेवंत रेड्डी साहब आए हैं तेलंगाना में, उन्होंने सबसे पहले अडानी साहब के साथ और कुछ और लोगों के साथ वो प्रोजेक्ट को साइन किया है। तो ये कम से कम कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप और जो सरकारें हैं उसमें तो तय करें कि उनकी पॉलिसी क्या है, क्या वो वेल्थ क्रिएटर के खिलाफ है। मुझे अडानी अंबानी इससे कोई मतलब नहीं है, जो भी लोग हैं, लेकिन क्या वेल्थ क्रिएटर के खिलाफ हैं। और फिर जैसे तनेजा साहब ने बात की कि ये कांग्रेस क्या मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की कांग्रेस के खिलाफ है। आजकल वैसे भी चर्चा होती है कि जो कांग्रेस की मौजूदा लीडरशिप है वो लेफ्ट लीनिंग की तरफ या अल्ट्रा लेफ्ट लीनिंग की तरफ है। मुझे लेफ्ट लीनिंग को कोई गाली की तरह से मैं यूज नहीं करता, लेकिन आप तय करिए कि क्या आप अल्ट्रा लेफ्ट की तरफ चलना चाहते हैं, इस देश की जो अर्थनीति है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उस सब पर इस तरह से काम करना चाहते हैं, तो फिर एक तो खारिज करना चाहिए लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को, नरसिम्हा राव साहब की पॉलिसी को, मनमोहन सिंह साहब की पॉलिसी को, और जहां से देश आगे बढ़ा है पिछले 30 सालों में, 40 सालों में, तो उस सब पर अभी ये कंफ्यूजन का दौर चल रहा है। मुझे या तो ऐसा लगता है या फिर केवल वोटर को रिझाने के लिए आप अडानी अंबानी को गाली दें। और मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि आप कौन कौन शादी में गए, नहीं गए, इंडिया ब्लॉक के लोग गए कि नहीं गए, कांग्रेस के लोग गए नहीं, वो अलग इशू है, उसको फिर आप कहेंगे कि। विजय जी, मुझे एक चीज से मुझे हमेशा राजनीतिज्ञों की उस पर तकलीफ होती है जब वो कहते हैं कि भाई पर्सनल रिलेशनशिप अलग है और बाकी बिजनेस एज यूजुअल। ये मेरे को समझ में नहीं आता है, ये क्या मतलब है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन आप एक पॉलिसी रखिए ना, अगर वो आदमी इतना खराब है तो वो मुनाफाखोरी कर रहा है तो उससे आपको कोई संबंध नहीं होना चाहिए। आप क्यों उसको तमाम सारे प्रोजेक्ट दे रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन राहुल गांधी जी तो नहीं गए शादी में। मैं उस इश्यू पे नहीं जा रहा, मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं कि आपने क्यों प्रोजेक्ट दिए उनको,
वही तो मैंने कहा कि अडानी जी को राजस्थान सरकार में जब अशोक गहलोत सरकार थी, भूपेश बघेल सरकार थी, तेलंगाना में अभी ये रेवंत रेड्डी साहब की सरकार है, तो क्यों आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं अगर वो मुनाफाखोर हैं? और ये तो और गंभीर बात है जो अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि हम केवल A1 A2 को प्रतीक के तौर पर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो आप सोच में ही इंडस्ट्रीज के या वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ हुए ना। ये भी स्पष्ट करना चाहिए, या केवल वोटर को ये बताने के लिए देखो मैं उसको गाली दे रहा हूं तो इसका मतलब मैं आपके साथ हूं। और जिनके आप साथ हैं वो कहां से रोजगार लाएंगे यदि रोजगार नहीं बढ़ रहा है? मान लिया, वैसे एक तो आपने नीरज जी गलत किया, मुझे लगता है कि आपने सब्जेक्ट बताते वक्त अंशुल जी को कहा था कि बजट की राजनीति, बजट पर राजनीति क्या है उस पर शायद चर्चा करनी हो, तो इसलिए वो उस हिसाब से बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं कह रहा हूं कि आपको समझ में आना चाहिए कि वेल्थ क्रिएटर्स ही तो रोजगार क्रिएटर्स हैं। एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर कौन है? एक तरफ आप कहते हैं सरकारों के पास रोजगार नहीं होते, स्वरोजगार के भी आप खिलाफ है। प्राइवेट में यदि आप इन्वेस्टर्स को नहीं लाएंगे, इंडस्ट्रीज को नहीं लाएंगे, वेल्थ क्रिएटर्स को नहीं लाएंगे तो रोजगार देगा कौन? सारे रोजगार नीरज जी देंगे? कौन रोजगार दे रहा है? तो दोनों चीजों का कोई एक कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए। मैं इतना इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं मोटी बात आपसे समझना चाहता हूं कि आपकी पॉलिसी क्या है, इसको क्लियर कीजिए। आप कह दीजिए कि हम वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ है, हम सारी चीजों को नेशनलाइज कर देंगे, ये सारी इंडस्ट्रीज को खरीद कर भारत सरकार चलाएगी और उसी में रोजगार देगी। अंशुल जी जवाब दीजिए छोटा सा एकदम, फिर शिवकांत जी के पास जाऊंगा। नहीं, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जो सुधार हम लाए जो अर्थव्यवस्था में, उससे जो जीडीपी हुई, आखिर जीडीपी का जो वृद्धि होती है उसका फायदा क्या होता है, किसको फायदा मिलना चाहिए? जो समाज के पायदान में सबसे नीचे है, जो बेरोजगार है, जो गरीब है, उसको मिलना चाहिए। आप तो यहाँ गरीबों को मार रहे हैं, गुर्बत को नहीं। यही आपकी योजनाएं हैं। हम सरकार की योजनाओं के खिलाफ हैं जो कुछ लोगों की तरफदारी कर रहे हैं, और ऐसे यहाँ पर जो विसंगति हो रही है, जो इनकम गैप दिखाई दे रहा है कि कुछ ही लोगों के पास यहाँ पर पूरा स्वामित्व है, सारी संपत्ति है। ये तो खुले आंकड़े हैं ना, सारी दुनिया ये जानती है ये आंकड़े। ये आप समझते बेरोजगारी यहाँ समस्या है नहीं? क्या मुफलिसी समस्या है नहीं? तो ये तो गंभीर समस्या है। और जो बजट यहां पर आए तो ये सिर्फ बयानबाजी है, यहां पर कुछ होने वाला नहीं। और आपने तो स्वीकार किया ना, कि आखिर स्वीकार तो किया कि यहां पर बेरोजगारी एक बड़ी, बहुत बड़ी समस्या है। हम वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? हम वेल्थ क्रिएटर्स जो उत्पादन करता है, जो नौकरी देता है, उसके खिलाफ कैसे हो सकते हैं? लेकिन यहां तो ये समस्या है कि निवेश हो अंशुल जी छोटा छोटा रखिए भाई, 5 लोग हैं तो मांग खत्म कर दी। नहीं, आपने तो मांग यहां पर खत्म कर दी। नहीं, मांग नहीं खत्म हुई सर। अरे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आप मुझे बताइए कितना है अभी सर, मुझे बताइए इस वक्त। सुनो ना, और यहाँ पर कंज्यूमर सेंटिमेंट कितना है आपको पता चल जाएगा, और उसमें क्या है आप मुझे बताइए ना। मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ना सवाल, अब मैं जवाब दूंगा ना, मैं डिबेट में शामिल हो जाऊंगा, अच्छे हो जाएंगे, फिर मतलब विजय जी को बोलने को नहीं मिलेगा। अरे ऐसा मत करो दोस्त, ऐसा मत करो। आप सब कुछ समझे या नहीं समझे ये मैं नहीं, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जनता को एड्रेस करके जवाब दीजिए। बिरला जी ने 6 फैक्ट्री एक साथ एक झटके में लगा दी हैं, अप एंड रनिंग, कैपेक्स हो रहा है। और अब तक इसलिए नहीं हुआ था बहुत ज्यादा क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी थी वो कैपेक्स करे। सरकार ने पिछले 5, 8, 10 सालों में बहुत पैसे कैपेक्स में खर्च किए। करंट बजट में भी 11,11,000 करोड़ का कैपेक्स वो कर रहे हैं। तो फिर आप सुनो ना सर, मेरी बात तो सुन लो दादा। अरे ये पुरानी ट्रिकल डाउन इकोनॉमी है। सुनो ना दादा, सुन लो ना, मेरी बात तो सुन लो। इससे नौकरी उसके बाद नहीं हो रहा है नीरज भाई। अंशुल भाई, अंशुल भाई अभी एक मिनट, अंशुल भाई सुन लो ना यार। आप देखो बात समझो ना, ये सीरियस डिबेट है, इस पे यहाँ पे वोट कोई नहीं देने वाला आपको कि आपकी बात से प्रभावित होकर विजय जी आपको वोट करने लगेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक सर, ये बहुत गहरा विषय है, इसको ऐसे हल्के में मत टांगिए कि आप आएंगे और आपके पास एक मैजिक वैंड है और आप 10 करोड़ जॉब पहले दिन कर लेंगे। जैसे वो बिहार वाले भाई साहब कहते हैं कि मैं आते ही 500 लोगों को, 1000 करोड़ लोगों को जॉब दे दूंगा। मजाक नहीं है, पहले समझिए उसको, सुनिए। पहले शिवकांत जी की बात चलते हैं। शिवकांत जी आप तो लंदन में रहते हैं, कैसा माहौल आपको लगता है सुन के यहाँ पे जब इस तरह की बातें होती हैं कि ये इंडस्ट्रीज सब मुनाफाखोर हैं, कोई काम नहीं करते, सारी संपत्ति पे कब्जा करे ले रहे हैं, सब कुछ इन्हीं के हाथ में और सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये माहौल इस समय तस्वीर में है और ये मेरे विचार नहीं, सब पब्लिक फ्लोटेड में। बताओ सर। नहीं साहब, ये बहुत ही चिंताजनक है और मैं तो उस बात से भी चिंतित हूँ। पूरे चुनाव प्रचार में ये बात उठाई गई थी कि हम जब सत्ता में आएंगे तो जाति गणना ही नहीं, हम ये देखेंगे कि कितना पैसा किसके पास है और फिर उसका हिसाब करेंगे। जब आप खुलेआम इस तरह की नीतिगत बातें करने लगते हैं तो किसी का दिमाग खराब है, अपनी पूंजी खराब करने के लिए भारत में आएगा, भारत में लगाएगा, या भारत वाले का ही दिमाग खराब है क्या?
उसके पास अगर उसने पूरी जिंदगी 3 पीढ़ियों से अगर उसने 150 करोड़ रुपया कमा लिया है, तो वो हिसाब देने के लिए आप क्या लगाएगा? वो सिंगापुर क्यों न चला जाएगा? तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, ये दुर्भाग्य है। ये कांग्रेस को समझना चाहिए और अब तक 70 साल बाद समझ में आ जाना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं हुआ है जो केवल सरकारी उद्योग के सहारे विकसित हुआ हो। केवल सार्वजनिक उद्योग से किसी देश का विकास नहीं हुआ है। सोवियत संघ इसकी दुहाई देता था। जब सच सामने आया तो पता चला कि वहां रोटियों के लिए दंगे हो रहे थे 80 में। तो हमेशा विकास के लिए निजी पूंजी, प्राइवेट सेक्टर की जरूरत पड़ती है। कांग्रेस में सबसे बड़े जिनको अर्थशास्त्र की थोड़ी बहुत समझ थी, कारोबार की समझ थी, वो नेता थे गांधी जी। गांधी जी के दो मतलब निबंध हैं, कांग्रेसियों को पढ़ने चाहिए। एक ग्राम स्वराज में लिखा है, एक हरिजन में लिखा है। दोनों में वो ये साफ कहते हैं कि किसी भी कारोबार की जान लाभ कमाना है। बिना लाभ के कारोबार हो ही नहीं सकता। लेकिन साथ में फिर वो ये कहते हैं कि कारोबारी को ये समझना चाहिए कि जो लाभ उसने कमाया है वो एक तरह से जनता की थाती है, समाज की थाती है, वो उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करे। ये 2 बातें वो कहते थे। आप क्यों नैतिक सवाल क्यों उठाते हैं उद्यमियों पर और उद्योगपतियों पर या निजीकरण पर कि वो साहब लाभ मूलक है, वो तो मुनाफे की बात करते हैं। अरे बिना मुनाफे कारोबार कैसे होगा? आप सरकार, सबसे बड़ी कारोबारी तो भारत सरकार है। भारत सरकार के सारे उपक्रमों की जो बाजार कीमत है इस वक्त, वो मैं देख रहा था 45 लाख करोड़ है। सबको मिला लें आप, सार्वजनिक सेक्टर के, तो क्यों चला रहे हैं आप 45 लाख करोड़? इतना बड़ा तो किसी के पास नहीं है। तो ये सब इनको अपनी नीति समझनी होगी। और दूसरी बात यह है कि इससे केवल भारत का ही नुकसान नहीं हो रहा, इससे पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा। दुनिया की निगाहें इस वक्त भारत पे हैं। भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन के इतना बड़ा देश है, उभर रहा है, उसमें इतनी सारी संभावनाएं हैं। तो दुनिया ये देख रही है कि वो नया चीन है, वो एक तरह से विकास का इंजन है। वहां विकास होगा तो बाकी दुनिया में भी विकास होगा। आप ठप हो जाएंगे तो बाकी दुनिया भी ठप हो जाएगी। तो ये सब सोचे बगैर ये कहना कि साहब हमने 2 उद्योगपतियों को प्रतीक बना लिया और उसके बाद अच्छा बार बार ये बात कही गई कि साहब आपने 16 लाख करोड़ माफ क्यों किया। इतिहास में जाके देखिए 11 लाख करोड़ जो है 2014 से पहले बैंकों पर 11 लाख करोड़ कब चढ़ा था? 2009 से 2014 के बीच चढ़ा। वो सारा पैसा उस वक्त लिया गया है और उसके बाद बैंकों की हालत ये हो गई थी, उनकी जो बुक्स है उसमें, कि अगर उस पैसे को आपने माफ नहीं किया होता तो बैंक उधार नहीं दे सकते थे। और अगर बैंक उधार नहीं देगा तो कारोबार कैसे चलेगा? और कारोबार नहीं चलेगा तो नौकरी कहां से आएगी? और नौकरी कहां से आएगी तो भट्टा नहीं बैठ जाएगा अर्थव्यवस्था का। तो अर्थव्यवस्था जो है वो एक पहिया है। अर्थव्यवस्था एक एक चीज पे नहीं चलती कि आप ये कहते हैं कि साहब कारोबारियों का आपने क्यों माफ कर दिया, किसानों का क्यों माफ नहीं किया। कारोबारियों का इसलिए माफ किया कि एक तो ये इकलौती सरकार है बड़े देशों में जो सारे बैंक जो है चलाती है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण लगभग किसी विकसित देश में नहीं है। 1-2 राष्ट्रीय बैंक जो है वो केंद्रीय बैंक होते हैं, बाकी बैंक जैसी संस्था प्राइवेट होनी चाहिए। आप सारे बैंक चलाते हैं। उन बैंकों से आपने ताबड़तोड़ उधार देना शुरू किया जब आपकी सरकारें थी, और उस वक्त जब उधार चढ़ गया फिर उस उधार को माफ करना पड़ा, तो अब आप उसी को डंडा लेकर के पीछे पड़ते हैं और कहते हैं कि ये क्यों माफ कर दिया। तो ये कोई बात नहीं है, ये केवल विरोध के लिए विरोध करना है, झूठ फैलाना। बेसिकली झूठ और निंदा, ये 2 चीजें ऐसी हो रही हैं जिसको देख के मुझे सबसे ज्यादा चिंता हो रही। इसमें एक और चिंता, अंशुल जी, इस पॉलिटिकल फ्रंट पे कोई कुछ भी बोलता रहे वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन आप भी उस ट्रैप में खुद फंसा रहे हैं अपने आप को। जैसे तनुजा जी ने कहा ना कि अपने चक्रों में खुद ही फंस रहे हो। जो भी बात है बैंकों वाली कही ना, मुझे लगता है इसी सरकार ने, मतलब मोदी जी की सरकार ने करीब 1.25 लाख करोड़ का कैपिटलाइजेशन किया इन बैंकों, तब ये चलने लायक हुए हैं। और आज बैंकों की बैलेंस शीट क्लीनेस्ट है, NPL लोएस्ट लेवल पे है। अब जो श्रीकांत जी ने कही ना, उसको एक बात और रख देता हूं मैं जानकारी के लिए, दर्शकों के लिए, कृपा करके पढ़िएगा। मैंने इस पर 1 घंटे का शो किया, उसको सुनिएगा। 2008 में क्राइसिस हुई थी ग्लोबली, तो उस समय बहुत स्थिति जब खराब हुई फाइनेंशियली,
तो हमारे यहाँ सिस्टम बना कि जो लोगों के पास लोन है, अगर वो डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन में आ रहा है, एनपीए हो रहा है, तो और लोन दो उनको, जिससे कि वो उसको सेटल करे और धंधा चल पड़े। और इसके लिए बहाना ये बताया गया कि 2008 की क्राइसिस है, अगर नहीं करेंगे तो मुश्किल में आ जाएंगे। ये गलत है। इसका एनेबलिंग रेजोल्यूशन उससे पहले ले लिया गया था, उससे पहले, उस घटना के पहले। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो बिजनेस का एक पार्ट होती है। अब मैं इसका ठीकरा आपको छोड़ दूं, जो उसको बहुत सरलीकरण कहा था कि फोन बैंकिंग करके लोन बांटे गए, उसके बाद वो एनपीए बढ़े, लेकिन वो जो क्रिएट हुआ था उसको क्लीन होते होते 2018 हुए हैं अंशुल जी। 2018 तक वो क्लीन अप हुआ है, और उस बीच में कम से कम 1.25 लाख करोड़ का रिकैप करना पड़ा बैंकों में, जिसकी ओनर सरकार है। तब जाके बैंक आज चलने की स्थिति में आए हैं। तो बिजनेस को चलाने के तरीके अलग होते हैं। सर एक छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं तनेजा जी आपके पास, और अंशुल जी आपके पास, तुरंत लौट के आते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज़ अड्डे में। आज चर्चा हो रही है कि क्या उद्योगपतियों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, इसी पे बातचीत हो रही है मेहमानों के साथ। चलते हैं तनेजा जी के पास। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो हम लोग पहले से हमने काफ़ी बात की, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा, 2-2.5 मिनट में ख़त्म कर लीजिएगा सर, एक एक आदमी। तनेजा जी, क्या बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े पोर्ट, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स जिसमें हज़ारों करोड़ रुपये पैसे लगते हैं, क्या ये किसी सरकार के लिए, किसी छोटे मोटे उद्यमी के लिए संभव है? क्योंकि एक ये आरोप बहुत लगता है कि सारे एयरपोर्ट, पोर्ट अडानी जी को क्यों दिए जा रहे हैं। नहीं, प्रश्न इस बात का है कि सरकार करना चाहती है वो करे, जहां कांग्रेस की राज सरकार है उनमें दम है तो वो आ जाए ना, कर ले वहां पे ना, जहां इनकी सरकार, राज सरकार भी तो कर सकती है, कौन रोकता है। प्रश्न ये है कि हमारे देश के अंदर जो पोटेंशियल है, और हमारा देश के आप इतिहास उठा करके देखिए, प्राचीन इतिहास से लेकर के नया इतिहास, हमारे यहाँ सारी शुरुआत प्राइवेट सेक्टर का बार, अंग्रेजों के जमाने में भी जो हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम है वो प्राइवेट इनिशिएटिव था, उसका बाद में राष्ट्रीयकरण हुआ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर ने स्टार्ट किया था, बाद में उसका राष्ट्रीयकरण हुआ। तो देखिए, हमको ये समझना होगा, हमारे देश के अंदर हम उन गिने चुने देशों में ऐसे लोग हैं जिनके अंदर हमारे यहाँ में उद्यमी की क्षमता है, हम उद्योग लगा सकते हैं, हम अर्थव्यवस्था, हमारा इतिहास है ये। लेकिन क्विकली मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और कांग्रेस को ऐसा ही है, मुझे लगता है, जैसा विजय त्रिवेदी जी ने भी बिल्कुल कहा, मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस इस आइडियोलॉजी को लेकर के असमंजस में है, क्लियर नहीं है। 70 और 80 के दशक में वामपंथियों ने कांग्रेस को टेक ओवर कर लिया था, मुझे लग रहा है कुछ ऐसा ही हो रहा है। और दूसरी एक बात मैं बड़ी नीरज जी आपको बताऊं, अगर कांग्रेस जो है इसको लेकर के यही है तो ये महाधिवेशन बुला लें अपने एआईसीसी का, वहां एक प्रस्ताव पारित कर दें कि अगर ये सत्ता में आते हैं, जितना प्राइवेट सेक्टर है सबका राष्ट्रीयकरण कर देंगे। इनमें अगर हिम्मत है, अगर साहस है तो करके दिखा दें। और अंशुल जी की मैं बताता हूं, मुझे ऐसा लगता है, मैं इनको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, पर इनको अर्थशास्त्र की समझ है। इनकी समस्या क्या है कि अंदर से ये जानते हैं कि जो राहुल जी कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, अंदर से ये जानते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र को समझते हैं, राहुल गांधी जी नहीं समझते, और इसीलिए इनको ये परेशानी, ये चक्री में क्यों फंस रहे हैं, इनका दिल कहीं जा रहा है और इनको बोलना कुछ पड़ रहा है, मजबूरी कुछ और है। अंशुल जी, दिल कहीं, दिमाग कहीं। अरे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। एक मुंबई में भी एक अटल सेतु बना है, 22-23 किलोमीटर का पुल है जो समंदर के ऊपर बना है। आपको पता है उसको कितने साल लगे बनने में? 60-70 साल, तब उसका कंसेप्चुलाइजेशन किया गया था, बट बना नहीं, अलग अलग कारणों से। फिर जब पहली बार प्रपोजल लगा, पैसे नहीं थे साहब, कहाँ से आएगा पैसा? तो जीका से मदद मांगी गई, तमाम जगहों से मदद मांगी गई, क्योंकि जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना अंशुल जी, इसको किसी भी सरकार के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, उसमें हिम्मत होनी चाहिए रिस्क कैपिटल लगाने की। $5 बिलियन, $3 बिलियन, इतने बड़े बड़े पोर्ट ना नहीं बना सकते आप, तो आपको वो इंडस्ट्रीज के पास जाना ही पड़ेगा। अब $5 बिलियन, $4 बिलियन अगर किसी प्रोजेक्ट पर खर्च करने हैं तो डेफिनेटली वही 4-6 उद्योगपति जिनके पास ये काम होगा। इसको भी समझने की जरूरत है देश के लोगों को भी, कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट एक ही 2-3 ग्रुप क्यों कर रहे हैं, है ना? बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां 2 ही 3 क्यों हैं, बहुत सारी क्यों नहीं हो जाती? बहुत पैसा लगता है सर, और वो पैसा कहाँ से आएगा? अंशुल जी 2.5 मिनट आपके साथ, जो बोलना बोलिए। नहीं, एक तो ये अर्थव्यवस्था में जो पार्ट था, ये शायद ही मुझे कोई सुनाता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बस इतना कहना चाहूंगा कि ठीक है, आपने लोन्स माफ कर दिए, आपने टैक्स कम कर दिए, लेकिन उससे उत्पादन बढ़ा है, उससे आपकी सिर्फ प्रॉफिट्स में वृद्धि हुई है। इसलिए एक स्टॉक मार्केट्स में एक बम्पर, एक हार्वेस्ट मिल रहा है वहां पर देखने को। उत्पादन हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग आपकी ज्यादा हुई है। अब सरकार PLI स्कीम्स लाई,
और वहां पर सिर्फ कुछ 14 इंडस्ट्रीज को फायदा मिला। उसमें भी जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं नहीं, सबको नहीं मिला, 2 को मिला है, और यहां पर नौकरी का कभी सृजन हुआ ही नहीं। तो आप जो यहां पर व्यवस्था बना रहे हैं, मैं देखिए निजीकरण के खिलाफ कौन हो सकता है। हमने पहले ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमने शुरुआत की थी, उसमें सुधार हम ही लेके आए थे क्योंकि ये काम नहीं कर रहा था। बाद में हम IRDP 1975 में ये लेके आए कि नहीं, गरीबों पे एक उनको आर्थिक सहायता बिल्कुल एक डायरेक्टली मिलनी चाहिए। ये ट्रिकल डाउन इकोनॉमी जो ये लेके आए हैं, आत्मनिर्भर भारत के बाद जो प्रोटेक्शनिज्म आया है, यहां पर तो ये लोग सरकार की ये आर्थिक स्थिति विकृत कर रहे हैं ना। PLI स्कीम से कौन सा आपको सृजन मिली नौकरी की? आप ये मानेंगे कि नौकरी सबसे बड़ी समस्या है, और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो नौकरी दे पा रहे हैं कि नहीं, और विकेंद्रीकरण ठीक से हो रहा है कि नहीं, कहां पर क्या धन एक तरफ एकत्रित हो रहा है, और ये जो गैर बराबरी है, ये जो असमानता की जो स्थिति आ रही है, और बार बार जितने भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जितने भी डेटा आ रहे हैं, आप तो अच्छी तरह वाकिफ होंगे क्योंकि आप तो सब कुछ जानते हैं और कोई नहीं, लेकिन आप इन डेटा से तो वाकिफ होंगे। यहाँ पर जो विसंगति हो रही है उसकी तो बात नहीं। 2 मिनट हो गए सर आपके। अरे कितने जॉब क्रिएट कर रहा है प्राइवेट सेक्टर। अरे भाई कहां से, ये मजाक मत बनाइए, सब बर्बाद हो चुका है। और आपने डीमोनेटाइजेशन की नहीं किसी ने बात की। तनेजा जी बताइए ना, आपकी जो सफलताओं की जो लिस्ट है उसमें भी नहीं गिनते आप। डीमोनेटाइजेशन ने जिस तरह मांग को खत्म किया, देखिए मांग इंजन होता है जो प्राइवेट कंजम्पशन होता है। भाई इकोनॉमी के बारे में मैं भी कुछ थोड़ा बहुत जानता हूं। एक तो होता है जो निजी निवेश होता है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और एक होता है जो डिमांड होता है। आप मुझे बताइए कि उसके बाद जिस तरह से डिमांड खत्म हुआ, उसको डिमांड की पूर्ति करने के लिए आपने डिमांड उस समय थी क्या? एक मिनट, वो 2004 से 14 के बीच में थी डिमांड थी, तब भी तो उत्पादन हो रहा था। अब होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन, 2.5 मिनट हो गए आपके। मेरे ख्याल से इसमें अच्छे टॉपिक क्या है। हाँ, उसी डिमांड के दौरान बैंकों को आप लोगों ने कंगाल कर दिया था, उसी डिमांड के दौरान। अब नहीं, अभी इससे आगे नहीं, अभी इस पर बहस हो चुकी है, इस पर बहस हो चुकी है अंशुल जी। 3 घंटे में लेक्चर दे सकता हूं इस पे, इसीलिए मैंने ये सवाल स्ट्रेटेजिकली आपने रखा था कि आप बात करो। सिर्फ आप ही लेक्चर देंगे। आप फ्री पैसे बांट के डिमांड क्रिएट नहीं कर सकते अंशुल जी, पैसे बांट के डिमांड क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि वो डिमांड भारी पड़ेगी। ये केन्जियन थ्योरी है, नहीं, आप गलत कह रहे हैं। नहीं, अमेरिका में अभी नहीं चल रही सर। नहीं सर, सुनिए ना, बिल्कुल आप, ये आपकी राय हो सकती है। सुनिए ना सर, हर अर्थशास्त्री राय हो सकती है। नहीं, राय तो कीन्स भी राय हो सकती है। कीन्स भगवान थोड़ी है, उनकी भी राय है, अंशुल जी की भी राय है, चिदम्बरम जी की भी राय है, सबकी राय ही तो है। लेकिन सरकार की राय चल रही है। सुनिए ना, 1 मिनट सुनिए सर, अंशुल जी मैं तो सुन ही रहा हूं। अभी तो आपने सुनिए, और मैं कर क्या रहा हूं, जो बात मैं बता रहा हूं उसको सुनिए। चाहे वो कीन्स जी हो, चाहे जो माल्थस जी हो, इस समय पता आपको दुनिया में क्या हो रहा है? इस समय मशीन लर्निंग और AI का जमाना है। कीन्स थ्योरी नहीं चलेगी साहब। आप किस जमाने में रह रहे हैं? आपको उससे डील करना पड़ेगा, आपको उससे डील करना पड़ेगा सर। चाहे जिसकी सरकार हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो, बदलते जमाने को, टेक्नोलॉजी को इग्नोर नहीं कर सकते सर। इसमें सर कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी बदल रही है सर, आपको सबको उससे डील करना पड़ेगा। मोदी जी को भी करना पड़ेगा, राहुल जी को भी करना पड़ेगा। कर्नाटक में भी वही डील करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि कर्नाटक में आप कीन्स थ्योरी लगा के पूरे गांव में सब कुछ कर देंगे सर। चीजें जब बदलती है ना, इकोनॉमिक्स डायनेमिक होती है, हर चीजें एक ही लेंस से आप जो देख रहे हैं ना, मेरे को इस पे लगता है। तो समय कम है, 1 मिनट जाना मेरे को। शुभमय सर बताइए सर। नीरज जी, हमारा देश एस्पिरेशनल इंडिया है, बहुत यंगस्टर्स हैं, उस बीच में इस तरह का आइडिया कि पूंजीपति से काम नहीं चलेगा, नेशनलाइजेशन सरकारी सिस्टम में ही चलेगा, ये सबसे ज्यादा खतरनाक पॉलिसी आइडियोलॉजी है और ये देश में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस ला सकता है। दोनों प्रिंसिपल पार्टीज को इस स्टेप में, खासकर जैसे कांग्रेस जैसे कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि भाई पूंजीपति से कुछ नहीं बन रहा है तो हम दूसरा कुछ सिस्टम्स लाएंगे। अगर इस तरह का चीज पूरा वेस्ट बंगाल को 50 साल के लिए बर्बाद कर दिया है, हम नहीं चाहते हैं कि नेशनल लेवल में इसकी फिर से रिपीट हो और ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इसी पे ही आई वुड से जस्ट दिस इज अ बिग पार्ट। विजय जी, मिक्सअप पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का खतरनाक अलग एक बात कहना चाहता हूं। जी बोलिए सर। जी खतरनाक है वो तो आप जैसे विद्वान लोग बैठे। मैं एक चीज का जिक्र करना चाहता हूँ इकोनॉमिक्स से एक तरह कि कांग्रेस जो है अभी मोरल हाई ग्राउंड के दौर पर गुजर रही है और उसमें क्या है कि मैं ईमानदार हूं, आपका ईमानदार होने में कोई परेशानी नहीं है,
लेकिन जब आप ये सोचने लगे कि मैं ईमानदार हूं, बाकी सब बेईमान हैं, तब परेशानी होती, बाकी सब भ्रष्ट है। अब 3 मोरल हाई ग्राउंड के उदाहरण बताता हूं। एक तो ये आपका वेल्थ क्रिएटर वाला, जिसमें आपने कहा अडानी अंबानी प्रतीक है, लेकिन हम काम करेंगे, हमारी सरकार है। दूसरा था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। आपको याद हो, पहले भी मैंने चर्चा में कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड का कांग्रेस ने विरोध किया, लेकिन जितना इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा आया, 1000 करोड़ 2000 करोड़ जो भी आया, मेरे को अभी फिगर याद नहीं, वो कांग्रेस ने लिया ना। तो ये कौन सा मोरल हाई ग्राउंड है? और तीसरा ईवीएम को लेकर पूरे चुनाव के दौरान ईवीएम के खिलाफ आपने पूरा का पूरा प्रचार प्रसार जो भी था किया। गलत सही पे नहीं जा रहा, लेकिन आपने उसी ईवीएम के नतीजों पर 99 सीटें कांग्रेस की और 233 सीटें इंडिया ब्लॉक की आई है, उसे स्वीकार किया। तो ये कैसा मोरल हाई ग्राउंड है? दोनों तरफ ही आप रहना चाहते हैं। इस मोरल हाई ग्राउंड की दुविधा से निकलिए और जो सच लगता है उस पर करिए, और सभी चीजों को रिव्यू किया जा सकता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। जी शिवकांत सर, क्या होगा, कैसे दुनिया बदलेगी, तो बताइए। तो बहुत मिक्सअप कर दिया, मुझे इसमें आपत्ति है कि इकोनॉमिक्स अंशुलियों से समझते हैं, इसमें कोई शक नहीं मुझे, अंदर अंदर ही सब जानते हैं जो तनेजा जी कह रहे हैं, लेकिन अब जी पार्टी का व्यू रखना है तो विरोध करना है। अभी मैं एक उदाहरण दूंगा आपको कि कैसे टेक्नोलॉजी आपके जीवन को, हमारे जीवन को बदल रही है, आप उससे बच नहीं सकते। शिवकांत जी देखिए, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बेरोजगारी है और आर्थिक विषमता है जो बढ़ती जा रही है। अब समस्या सारी ये है कि इसको आप सुलझाएंगे कैसे। इसको कांग्रेस वाले जो, जैसा मुझे लगता है, खैरात बांट के सुलझाना चाहते हैं, उससे कभी भी ऐसी समस्याएं सुलझने वाली नहीं है। इस समस्या का एक ही हल है कि आप बिल्कुल स्कूल लेवल पे, राज्य सरकारें आपकी हैं, आप स्कूल लेवल पे शिक्षा का स्तर ऐसा कीजिए, लोगों को स्किल कीजिए, बच्चे बचपन से ही स्किल हों, पब्लिक स्कूल से भी बढ़िया एजुकेशन अगर उनको मिले, और ये तो 50 साल पहले भी हो सकता था, आप अपने राज्य में करके दिखाइए ना। उसके बाद जब वो कुशल होंगे तो उसके बाद उनको नौकरी मिल जाएगी। आज भी आप देखें कि बेरोजगारी है, मैं मानता हूं 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग जो हैं उनको रोजगार चाहिए, लेकिन 50 लाख ऐसी वैकेंसियां भी हैं जहां लोगों को सही लोग नहीं मिल रहे। जिन जैसी कुशलता चाहिए, जो हुनर चाहिए कारोबारियों को, वो लोगों के पास नहीं है, वो मिसमैच है। उस मिसमैच को दूर करने का एक ही रास्ता है कि आप बचपन से लोगों को शिक्षित कीजिए और शिक्षित करके उनको समर्थ बनाइए, ताकि वो भविष्य में जो चुनौतियां आ रही हैं, जो कारोबार को जिस तरह की योग्यता चाहिए वो योग्यता उनमें हो। आप तो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, आप तो यहां बैठा दूंगा वहां बैठा दूंगा, जाति गणना की बात कर रहे हैं। जाति गणना से नहीं होगा ये। इसका हल आपको योग्यता कुशलता बढ़ानी होगी, और उसका तरीका एक ही है, वो स्कूल लेवल से आपको करना होगा। वहां आपको, और ये इस बजट में सबसे बड़ी कमी ये मैं मानता हूं कि स्कूल एजुकेशन पर इस बजट में ध्यान नहीं दिया गया। उसकी एक वजह ये भी है कि ये राज्य सरकारों का मामला है, और राज्य सरकारें इस मामले में सबसे खराब, उनका रिकॉर्ड सबसे। शिवकांत जी, इस मामले में आपके साथ हूँ। शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, जैसा हमारी कल्पना है, मेरे व्यू से डिसएग्री हो सकता कोई भी, बिल्कुल नहीं ध्यान दिया जा रहा, क्योंकि शिक्षा पे मूल बर्बाद नहीं करेंगे आप तो बहुत मुश्किल होगी। मैंने कहा था ना, एक उदाहरण दूंगा अंशुल जी आपके गौर के लिए, मेरे अभी दूसरे उदाहरण भी दूंगा। मान लीजिए इस समय सारे कांग्रेस के प्रवक्ता, भाजपा के प्रवक्ता अलग अलग चैनलों में बैठ के डिबेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ एक ट्रैकिंग एजेंसी होगी जो बैठ के देख रही होगी किसने क्या क्या बोला, कैसे बोला। अभी एक सॉफ्टवेयर आ गया सर, उसमें लिख दो कि अंशुल जी, आलोक शर्मा जी, फलाने जी, वो आपको आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे में नहीं है और कम समय में, जैसे डिबेट खत्म होगी 1 क्लिक में बता देगा किसने किसने किस विषय पे क्या क्या बोला। और उस वेबसाइट में, उस डेटा में सिर्फ हो सकता है 1500 रुपये का आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो। तो आप 5 लोग क्यों रखोगे ट्रैकिंग के लिए? मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि आज शाम को अगर 10 कंपनियों के रिजल्ट आने हैं तो मैं एक वेबसाइट में उन 10 कंपनियों के नाम लिख दूंगा, उस पूरे रिजल्ट का एनालिसिस करके रिपोर्ट आ जाएगी 2 मिनट में। ये बदलाव हो रहा सर, इससे हमको डील करना है, चाहे अंशुल जी हो, चाहे नीरज जी हो, चाहे तनेजा जी हो। इस चेंज को आप रोक नहीं सकते हैं, इससे डील करना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को मिक्स मत करिए। किसी के पास मैजिक वैंड नहीं है कि ऐसे किया और जॉब क्रिएट हो गया है। आपकी सरकार कर्नाटक में है, कितने जॉब क्रिएट करी मुझे बता दीजिएगा साल भर बाद कि हमने इतने जॉब क्रिएट करके दिखाए। आप फिर वही नेस्कॉम के पास जाओगे जॉब क्रिएशन के लिए। प्लीज़ अंडरस्टैंड, मिक्स मत करिए इन दोनों चीज़ों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका।